नमस्कार, दीप द नॉलेज वर्ल्ड में आप सभी लोगों का स्वागत। मैं पुरुषोत्तम गुप्ता आप सब लोगों के लिए लेकर आया हूं पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन चैप्टर का ये अगला वीडियो। मुझे खेद है कि पिछले कुछ समय से मैं आप लोगों से जुड़ नहीं पाया, लेकिन आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े रहे, विश्वास बनाए रखा मुझ पर कि मैं बहुत जल्द आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप पर, उनका तो विश्वास था ही सही। तो ठीक है, खेद है, कुछ समस्याएं थी, कुछ व्यस्तताएं थी, चुनाव था और फिर यूट्यूब प्रोग्राम में भी कुछ समस्या आ गई थी। इस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पाया था। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे दूं, उसके बाद अपनी क्लास शुरू करेंगे। कि जो प्रस्तावित डेट है बोर्ड परीक्षा की, वो 15 मई के बाद है। एग्जैक्ट नहीं, प्रस्तावित डेट आई है वो बता रहा हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप लोगों का जो परीक्षा पैटर्न है वो चेंज करने की बात आई है। बड़े क्वेश्चन कम किए जाएंगे और छोटे क्वेश्चन बढ़ाए जाएंगे, यानी बहुविकल्पी 1 नंबर 2 नंबर वाले क्वेश्चन बढ़ेंगे। यानी आपको अब ज्यादा डीपली स्टडी करनी पड़ेगी कि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा होनी थी, जो टेस्ट होने थे, जिसके आधार पर आपके शतरांक भेजे जाते थे, अब वो शतरांक आपके गृह कार्य के आधार पर भेजे जाएंगे। इस वजह से आप सभी लोग सुनिश्चित कर लें, पूरे राजस्थान में आप कहीं पर भी है, सब सुनिश्चित कर लें कि आप अपने होमवर्क की एक डायरी जरूर बनाएं। अपने जो टीचर्स है, अपने स्कूल के जो टीचर्स है, उनसे संपर्क करें, रेगुलर उनसे होमवर्क लें, अपनी डायरी में लिखें और समय समय पर चेक करवाएं, क्योंकि वही डायरी आपके 20 नंबर का आधार होगी। डायरी अच्छी बनाएं, संभाल के रखें, हो सकता है वो डायरी बाद में स्कूल रिकॉर्ड में जमा करवा ली जाए। तो शुरू करते हैं अब आज का ये वीडियो। देखिए, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इससे पहले हमने पढ़ा था पर्यावरण प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, है ना, ग्लोबल वार्मिंग। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी समस्याएं थी कि पूरी मानव सभ्यता के लिए संकट थे। जलवायु परिवर्तन हो रहा था, कृषि नष्ट होती जा रही थी, पैदावार कम होती जा रही, उधर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे द्वीप जलमग्न होते जा रहे थे, पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा था, लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। और समस्या मानव जाति के लिए इतनी विकट थी कि कोई एक राष्ट्र, एक प्रदेश की सरकार उस समस्या का समाधान करने में असमर्थ थी। क्योंकि ये संपूर्ण मानव जीवन से संबंधित थी, संपूर्ण मानवीय सभ्यता संबंधित थी और दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती थी। इस वजह से इस समस्या ने विश्व राजनीति को अपनी ओर प्रेरित किया, विश्व राजनीति का ध्यान आकर्षित किया। और विश्व की जो बड़ी राजनीतिक संस्थाएं थी, जो बड़े राष्ट्र थे और सभी राजनीतिक जो शक्तियां थी, उन्होंने देखा कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो पूरी मानव सभ्यता ही संकट में पड़ जाएगी। इस वजह से इस बड़ी समस्या का, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, इस बड़ी समस्या का सभी राष्ट्र मिलकर के समाधान करें, ये एक विचार आया। और इसी विचार के अंतर्गत देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है 5 जून 1972, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट डेट है ना। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, पर्यावरण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, यूएन के तत्वाधान में, यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में, स्टॉकहोम जो किसकी राजधानी है, स्वीडन की, उसके तत्वाधान में 5 जून 1972 को, है ना, यहां पर 5 से 16 जून के मध्य, है ना, 5 से 16 जून, 16 जून के मध्य, 16 जून 1972 के मध्य स्टॉकहोम में जलवायु परिवर्तन पर विचार विमर्श करने के लिए, उस समस्या का समाधान करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। किसके तत्वावधान में, यूएन के तत्वावधान में, है ना। पहला ये अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन था।
अब इस सम्मेलन की 10वीं वर्षगांठ के लिए 1982 में, है ना, नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी में, है ना, जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ इसकी डेट है कि कब आयोजित किया गया और कहां पर आयोजित किया गया, है ना। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है 1992, काफी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, रियो डी जेनेरियो ब्राजील, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 3 से 14 जून ब्राजील में 3 से 14 जून के मध्य 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में, है ना, इसकी 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जो सम्मेलन आयोजित किया गया उसे नाम दिया गया पृथ्वी सम्मेलन, है ना, और इसे पृथ्वी वन के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया जलवायु परिवर्तन पर विचार विमर्श करने के लिए। और इसमें क्या हुआ, इसकी सबसे महत्वपूर्ण खासियत थी कि एक संधि UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये एक संधि थी, अंतरराष्ट्रीय संधि। इस पर हस्ताक्षर हुए, है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुआ, ये संधि हुई और संधि पर हस्ताक्षर हुए। और दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, पर्यावरण को लेकर के सभी राष्ट्रों के अधिकारों और कर्तव्यों का इसमें निर्धारण किया गया, है ना। राष्ट्रों के अधिकार और कर्तव्य, देखिए ध्यान से देखिएगा, मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया का निर्धारण कि छोटे क्वेश्चन बढ़ने वाले हैं, यानी कोई सी भी लाइन आपका 1 नंबर 2 नंबर का क्वेश्चन हो सकती है, तो इसे ज्यादा ध्यान से देखिए। तो राष्ट्रों के अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण इसमें किया गया। साथ ही ये जो संधि है, ये संधि 1992 के रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, जिसे पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, में ये संधि हुई। और इस संधि की अनुपालना में इस UNFCCC कन्वेंशन, यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना, इसके तहत 1995 से लगातार जलवायु परिवर्तन पर विचार करने के लिए प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज यहां पर हुई। अब बात करते हैं, इस सम्मेलन का नाम, UNFCCC के तहत जो सम्मेलन होते हैं उनका नाम है COP, है ना। अब COP1 जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन है, वो जो COP1 है UNFCCC के अंतर्गत जो होना था, पहला COP1 1995 में बर्लिन जर्मनी में आयोजित हुआ। बस यहां हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज यही है, 1 नंबर का क्वेश्चन हो सकता है, COP1 पहला जो है वो कहां पर आयोजित हुआ, तो जर्मनी में 1995 में जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन है वो बर्लिन में जर्मनी में आयोजित हुआ। कब हुआ, 1995 में हुआ। अब बात करते हैं, COP1 की सीरीज है, हर साल होता, COP2, COP3, COP4, COP5, COP6, COP7, इस प्रकार। अब बात करते हैं, हमारी जो बुक में दे रखा है वो अगला जो COP1 है, ये तो इंट्रोडक्शन है, यहां से स्टार्ट हुआ। अब बात करते हैं COP20 की, जो कहां आयोजित किया गया, लीमा में,
पेरू की राजधानी लीमा में ये आयोजित किया गया COP20। कब? 2014 में। हमें यह डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि इतनी इंपॉर्टेंट डेट नहीं कि एग्जाम में पूछी जाए। ये है कब आयोजित किया गया, 2014 में। कहाँ आयोजित किया गया? लीमा, पेरू की राजधानी में। और पेरू की राजधानी लीमा में कौन सा जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया गया? तो COP20। ठीक है। अब इसमें डिसीजन जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे। पहला डिसीजन तो इसके अंतर्गत हुआ जो जलवायु परिवर्तन के संबंध में जो जिम्मेदारियां हैं प्रत्येक राष्ट्र की, कि कार्बन उत्सर्जन की कटौती की जाए, उस पर राष्ट्रीय सहमति इसमें बनी, सभी राष्ट्रों ने सहमति दी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बात ये हुई, कार्बन उत्सर्जन पर राष्ट्रीय सहमति इस COP20 में मिल गई। दूसरा इंपॉर्टेंट काम क्या हुआ, इसमें दो निर्णय लिया गया कि 2020 तक हरित जलवायु कोष जो कितना होगा, $100 अरब का होगा। उसका गठन किया जाएगा। और इस कोष में जो बड़ा योगदान होगा ये विकसित देशों का होगा। ये भी निर्णय कर लिया गया कि जो बड़े राष्ट्र है, संपन्न राष्ट्र है, उसका इसमें बड़ा योगदान होगा। अब इसके बाद, ये तो हुआ 2014 में, इसके बाद जो अगला और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुआ COP21, उसकी बात कर लेते हैं। देखो COP21 जो था कहां आयोजित हुआ? पेरिस में। पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की। कब आयोजित हुआ? 30 नवंबर से 12 दिसंबर। ये ध्यान रख लेना, डेट है ना 2015। मैं नहीं चाहता कि आप अनावश्यक डाटा याद रखें और ये भी नहीं चाहता हूं कि आवश्यक डाटा आप छोड़ दें। तो वो जो डेट अनावश्यक है उसे मैं हटा रहा हूं, आपको नहीं बता रहा हूं, जो आवश्यक है वही बता रहा हूं, है ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो यहां पर ये COP21 आयोजित किया गया। अब COP21 एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों मील का पत्थर साबित हुआ? क्योंकि इस सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन पर कटौती करने के लिए सहमति बन गई, एक संधि तैयार हो गई, एक प्रस्ताव तैयार हो गया। इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट है। और उस सहमति पर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, कार्बन उत्सर्जन की कटौती को रोकने के लिए जो ये सहमति बनी थी, उस सहमति के अंतर्गत 22 अप्रैल को यूएन में 175 देशों ने इस संधि को अपनी अनुमति दे दी। तो ये संधि कहां से निकली थी? इससे निकली थी। और कितने देशों ने अनुमति दी? 175 देशों में, जो अब तक किसी भी संधि के मामले में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले समुद्री जल संधि पर 119 देशों ने सहमति दी थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 22 अप्रैल को 175 देशों ने इसकी सहमति दे दी। अब इसके बाद अगला काम क्या था? इसका प्रावधान ये था अगला, कि इसके बाद सभी राष्ट्र अपने देश की संसद से इस संधि की अनुमति लेंगे, वहां पास करवाएंगे। देखो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और जो संविधान व्यवस्था पढ़ी थी वहां पर ये भी पढ़ा था हमने कि जो संसद है वो संसद काफी पावरफुल होती है।
हमारे राष्ट्रपति जी, हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी देश में जाकर के कोई भी संधि या समझौता करके आ जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई भी समझौता करके आए और हमें मानना पड़ेगा, है ना। संसद उस समझौते को अप्रूवल देगी, उसको सहमति देगी, तभी जाकर के वो मान्य होगा। यही बात बाकी डेमोक्रेटिक कंट्रीज के लिए भी। तो अब इसके बाद अगला स्टेप क्या था, इसमें अगला प्रावधान था कि सभी राष्ट्र अपने अपने देश की संसद में इसकी अनुमति ले लेंगे। तीसरा प्रावधान ये था इंपोर्टेंट, ये कब लागू होगी, ये जो क्लाइमेट चेंज पर कार्बन जो उत्सर्जन है उस पर कटौती करने का जो प्रस्ताव है, जो संधि कब लागू होगी, जब 55% कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार 55 देश इस पर हस्ताक्षर कर देंगे। इस संधि पर कौन हस्ताक्षर कर देगा, वे देश जो दुनिया के कार्बन उत्सर्जन का 55% जिनका हिस्सा है, ऐसे 55 देश जब इस पर हस्ताक्षर कर देंगे तो उसके 30 दिवस के भीतर यह संधि लागू हो जाएगी, है ना। अब इस संधि में ये लक्ष्य रखा गया कि 20वीं जो ये सदी है, 21वीं सदी, इस 21वीं सदी में पृथ्वी के तापमान को 2 डिग्री से ज्यादा नहीं बढ़ने देंगे, है ना। ये इसका लक्ष्य रखा गया कि पृथ्वी का जो तापमान है इस सदी में 2 डिग्री से ज्यादा ना बढ़े, है ना। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही थी उसमें कमी की जाए, उसकी रफ्तार को रोका जाए। अब इसके लिए निर्णय लिया गया कि 2022 तक, है ना, जीवाश्म ईंधन जो है पेट्रोल, कोयला, डीजल, इसकी खपत को रोकने के लिए, इसके उत्सर्जन को रोकने के लिए, क्योंकि ये कार्बन उत्सर्जन के लिए काफी ज्यादा उत्तरदायी है, तो इसके लिए 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया। अब अक्षय ऊर्जा क्या होती है, देखो जिससे नाम से पता चल गया, अब मैं हिंदी का तो नहीं, फिर भी मैं आपके लिए बता देता हूं, है ना। अ प्लस क्षय, क्षय यानी जिसका अंत, क्षीण, खत्म होना, जो क्षीण ना हो, जो हमेशा चलता रहे। ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो हमेशा चलती रहे, क्षीण ना हो, है ना। तो सबसे पहला नाम ही हमारे सामने आता है सूर्य, है ना। सूर्य डेली उगता है, डेली अस्त होता है, उससे मिलने वाली एनर्जी हमेशा चलती रहेगी और ये प्रदूषण रहित है। इसी प्रकार की और ऊर्जा के स्रोत जैसे पवन ऊर्जा है, जैसे बायोमास है, जैसे नाभिकीय ऊर्जा है, इस प्रकार की जो अक्षय ऊर्जा है उसका प्रयोग किया जाए, उसका उत्पादन बढ़ाया जाए। और कितना बढ़ाया जाए, 175 गीगावाट तक। प्रश्न आ सकता है 1 नंबर का कि कितनी अक्षय ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है पेरिस जलवायु सम्मेलन के अंतर्गत, तो 175 गीगावाट। और कब तक रखा गया, तो 2022 तक रखा गया है। अगली इंपॉर्टेंट चीज इसमें जो सबसे बड़ी चुनौती थी समझौते में, क्योंकि समझौता कभी का हो जाता है, लेकिन विकसित देश विकासशील देशों को इसकी भरपाई के लिए बराबर का उत्तरदायी बनाना चाहते थे। लेकिन विकासशील देशों का कहना था क्योंकि वो अभी विकास की दौर में शामिल हुए हैं, इस वजह से ना तो वो उसका आर्थिक भुगतान करने की स्थिति में है और ना ही अपने विकास को रोकने के लिए कार्बन उत्सर्जन कटौती करने की स्थिति में है ना। अतएव इस समझौते के अंदर पहली बार विकासशील देशों के विकास की जो अनिवार्य बाध्यताएं हैं उनको स्वीकार किया गया। इसका जो भार है वो भी विकसित देशों पर डाला गया और साथ ही विकासशील देशों को कुछ छूट दी गई कार्बन उत्सर्जन के लिए, ताकि वो विकास की दौड़ में बने रह सके, अपने देश का राष्ट्रीय विकास करते रह सके। ये पेरिस जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन था, इसके अंतर्गत समझौता था,
ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मील का पत्थर साबित हुआ और भारत ने 2 अक्टूबर 2016, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 2 अक्टूबर 2016 को इस समझौते को लागू करने की घोषणा की कि हम इस समझौते को लागू करेंगे गांधी जयंती के अवसर पर, है ना। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।